हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। मस्त, एकदम बढ़िया। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या समझा था? हम लोगों ने समझा था ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। और उसमें हम लोगों ने ये समझा था भाई, जो ऑल्टरनेटिंग करंट है उसका डायरेक्शन बार बार चेंज होता रहता है। ये टर्मिनल अभी पॉजिटिव, अभी नेगेटिव, अभी वापस पॉजिटिव, अभी वापस नेगेटिव। और ये डायरेक्शन कितनी बार चेंज होता है? 1 सेकेंड में 100 टाइम्स। 1 सेकेंड में 100 टाइम्स द डायरेक्शन इज चेंज, राइट। अब बच्चों, हम लोग ऐसा जनरेटर पहले देखने जा रहे हैं जिसमें करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट जनरेटर। अब ये जो डायरेक्ट करंट जनरेटर है, इसमें हम ऐसी क्या व्यवस्था करें, इसमें हम ऐसी क्या व्यवस्था करें कि भाई हमारे करंट का डायरेक्शन चेंज ना हो। उसके लिए हम जरा ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर को ध्यान कर लेते हैं। कैसा कंस्ट्रक्शन था उसका? ये नॉर्थ पोल था, ये साउथ पोल था। यहाँ पे था भाई आर्मेचर कॉइल, रेक्टेंगुलर आर्मेचर कॉइल था। सर शॉर्ट कर दिया आपने, अभी मिटा के अनशॉर्ट कर रहा हूं। ये लो, ये आर्मेचर कॉइल। अब इस आर्मेचर कॉइल में क्या था भैया? दो एंड पॉइंट्स, एंड वायर्स आ रहे थे। अब ये जो दो एंड वायर्स हैं, ये दोनों कनेक्टेड थे अलग अलग टर्मिनल्स से, और उन टर्मिनल्स में रिंग्स जो है वो मूव कर रहे थे ब्रशेस के ऊपर। बेसिक प्रॉब्लम क्या है? बेसिक प्रॉब्लम क्या है कि ये जो पर्टिकुलर एंड वायर है, ये दोनों एंड वायर, ये ऑल्टरनेटली पॉजिटिव और नेगेटिव हो रहे हैं। ये ऑल्टरनेटली पॉजिटिव और नेगेटिव हो रहे हैं। अगर आपको मैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से ध्यान दिलाऊं, इस कॉइल को हम माने भाई ऐसे रोटेट करें, ये आर्म आ रहा है बाहर, ये आर्म जा रहा है अंदर। तो बाहर आते हुए आर्म के लिए हमने कहा था भाई हमारा क्या रहेगा डायरेक्शन? हमारा डायरेक्शन ये था, मोशन, फील्ड, करंट। यानी जो आर्म आउटवर्ड आ रहा है उसमें डायरेक्शन अपवर्ड, उससे कनेक्टेड टर्मिनल पॉजिटिव। जो आर्म आउटवर्ड आ रहा है उससे कनेक्टेड टर्मिनल पॉजिटिव, जो इनवर्ड जा रहा है उससे कनेक्टेड नेगेटिव। तो लोगों ने ये कहा भाई अगर ऐसी व्यवस्था कर दी जाए कि बाहर आने वाला आर्म एक जगह कनेक्टेड रहे हमेशा, अंदर जाने वाला आर्म एक जगह कनेक्टेड रहे, तो व्यवस्था हो जाएगी, राइट। तो हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने एक नया काम कर दिया, साइंटिस्टों ने एक नया काम कर दिया। उन्होंने क्या किया भाई, ये जो एंड वायर्स थे इनके ऊपर लगा दी रिंग। स्प्लिट रिंग, ध्यान है, स्प्लिट रिंग कौन सी थी, कहां काम मिली थी? याद आया नहीं आया? नहीं आया? बालाजी का वजन शुरू कर दो, नहीं आया? इलेक्ट्रिक मोटर में काम मिली थी स्प्लिट रिंग, ठीक है, याद आ गया? देखो वापस वीडियो इलेक्ट्रिक मोटर का, ये हमने स्प्लिट रिंग काम में ली थी इलेक्ट्रिक मोटर में। याद आ गया जिनको? बहुत बढ़िया है। जिनको याद नहीं आया बालाजी का भजन शुरू कर दो। राइट, राइट। अब ये स्प्लिट रिंग जो है भैया, वो ऑफ कोर्स पीछे एक्सेल है, ये एक्सेल इसको घुमा रहा है और स्प्लिट रिंग इससे कनेक्टेड है, अंदर का सरफेस इंसुलेटेड है, और ये वायर स्प्लिट रिंग पे यहाँ ऊपर टच है। अरे भाई ये स्प्लिट रिंग, ये ऊपर वायर, अंदर का सरफेस इंसुलेटेड, एक्सेल ऊपर जा रहा है और इधर का सरफेस कनेक्टेड। तो ये स्प्लिट रिंग ऐसे मूव कर रही है, जूम जूम, ठीक है, राइट। और ये जो स्प्लिट रिंग है, ये स्प्लिट रिंग यहाँ कनेक्टेड है भाई, वही कार्बन ब्रशेस, मोटर वाले, मोटर वाले कार्बन ब्रशेस, मोटर वाले कार्बन ब्रशेस। ये ब्रश B1, ये ब्रश B2,
ये B1, ये B2। नहीं आया? अरे भाई सिंपल सी बात है, ये एक्सल, ठीक है। अब एक्सल पे यूं कनेक्टेड है दो स्लिप रिंग, बीच में थोड़ा सा गैप है, ये एक्सल, इस पे आधी स्लिप रिंग आधी स्लिप रिंग यहाँ अटैच, ये सरफेस इंसुलेटेड, इसमें ऊपर कनेक्टेड है वायर, और वायर के साथ रिंग यहाँ कनेक्टेड है ब्रशेस के साथ, और ये रिंग ब्रश को लेके इसको लेके ऐसे घूम रही है, ये एक्सल घूम रहा है, रिंग भी घूम रही है, एक्सल घूम रहा है, रिंग भी घूम रही है, ठीक। अब इन रिंग की पोजीशन कैसे एडजस्ट की गई? इन रिंग की पोजीशन ऐसे एडजस्ट की गई है कि जब भी ये बाहर आता हुआ आउटवर्ड मूविंग आर्म, आउटवर्ड मूविंग आर्म, ठीक है, उसकी रिंग ऑलवेज ब्रश B1 के कनेक्शन में रहेगी। आउटवर्ड मूविंग आर्म से कनेक्टेड रिंग ऑलवेज ब्रश B1 के कनेक्शन में रहेगी। इनवर्ड मूविंग आर्म की रिंग ऑलवेज ब्रश B2 के कनेक्शन में रहेगी। जैसे ही हाफ रोटेशन कंप्लीट होता है, as soon as the half rotation is completed, the arm moving now outward will be connected to brush B1. The ring of the arm moving outward will always be connected to B1. Right? Right. So what is the construction of DC generator? क्या क्या point हमें describe करने हैं? Point number 1. Strong permanent magnet, जो AC में भी था, strong permanent magnet, ठीक है। Second thing, armature coil, with axis, कौन सी axis? रोटेशन की, with axis perpendicular to magnetic field। आर्मेचर कॉइल की एक्सिस रोटेशन, उसका जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पैरेलल होगी तो करंट जनरेट नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, एक्सल with split rings। अरे भाई ये पीछे से एक्सल आ रही है, इन ये रिंग्स ऐसे हैं, इन रिंग्स में ये एक्सल कनेक्टेड है, ये एक्सल पीछे से आ रही है इसके, ये एक्सल नीचे, और ये एक्सल में रिंग्स कनेक्टेड है, ठीक है। एक्सल में करंट ना जाए उसके लिए क्या है, अंदर का सरफेस इंसुलेटेड, ठीक है, विद inner surface insulated, inner surface insulated, outer surface can slide over carbon brushes, ठीक, right, and what here wire, two ends of wire from armature coil are connected to rings। ये रिंग R1, ये रिंग R2, ठीक है, ठीक है, सिंपल। and what? Adjustment, rings adjusted so that during
rotation. R1 slides over B1 and during other half R1 slides over B2. पहले हाफ में भैया वो R1 स्लाइड हो रही है B1 के ऊपर, अगले हाफ रोटेशन में वो स्लाइड हो रही है B2 के ऊपर। पॉज मार के नोट मार लो, पॉइंट्स हैं कंस्ट्रक्शन के, डिस्क्राइब करके अपनी लैंग्वेज में इनको एक्सपेंड करके 4 पेज का बनाना है। नहीं ठीक है, 2 पेज का बना दोगे काफी होगा। जल्दी से पॉइंट्स को नोट कर लो। कर लिया? यस। अब देखो इसकी वर्किंग कैसे समझेंगे। वर्किंग समझो ध्यान से। आर्मेचर कॉइल के, सर आपने आर्म को नाम नहीं दिया, ये लो A B C D, ये दे दिया ना। अब क्या होगा भैया, ये कॉइल घूमा, ये घूमा घूमा तो ये साथ में रिंग भी घूम रही है भैया। ये रिंग ब्रश के ऊपर ये रहा ब्रश और इसके ऊपर स्लाइड होते हुए, इसके ऊपर देखो देखो देखो, देखो। ये ब्रश, ये रिंग ऐसे चले। आधा रोटेशन ब्रश के ऊपर, ब्रश का भी सरफेस कर्व्ड है तो रिंग इसके ऊपर फिक्स्ड, ये घूमी, ठीक है, ये ब्रश, ये रिंग, क्लियर। तो आधा रोटेशन हुआ भाई। ए बी आर्म कहां रहे, बाहर को। करंट कहां जाएगा, अपवर्ड, करंट जाएगा अपवर्ड। तो ब्रश B1 कैसा हुआ, पॉजिटिव। सीडी में करंट कहां होगा, डाउनवर्ड। ब्रश B2 कैसा हुआ, नेगेटिव। ब्रश B2 नेगेटिव, ब्रश B1 पॉजिटिव। अब ये भी आ गया भैया पूरा बाहर, अंदर जाने की तैयारी है। रिंग्स क्या हुआ, R1 आ गई कांटेक्ट में B2 के, तो AB जब इनवर्ट जा रहा है किसके कांटेक्ट में है, B2 के, और इनवर्ट जाने वाली का टर्मिनल नेगेटिव। CD आउटवर्ड आ रहा है, आउटवर्ड आने वाले का टर्मिनल पॉजिटिव। तो इस कुल मिला के स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर, ये जो पूरा बंदोबस्त है, इसको हमने नाम दिया है भाई स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर। कम्यूटेटर का काम क्या है, कम्यूट करना मीन्स एक जगह से दूसरी जगह लाना, ले जाना, और साथ में उनके ऊपर कम्युनिकेशन करना। तो यहां स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर क्या कर रहा है भैया, हर बार आउटवर्ड मूविंग आर्म एक ब्रश के साथ कांटेक्ट में, और इनवर्ड मूविंग आर्म का करंट एक ब्रश के कांटेक्ट में आ रहा है। आउटवर्ड मूविंग आर्म दे रहा है पॉजिटिव टर्मिनल, इनवर्ड मूविंग आर्म दे रहा है नेगेटिव टर्मिनल। हर बार आउटवर्ड मूविंग आर्म एक ब्रश के कांटेक्ट में, यानी पॉजिटिव एक तरफ, नेगेटिव दूसरी तरफ। Because of that, the polarity of the brushes is not changing and direction of the current does not change. The direction of the current does not change. The polarity is not changing at all. Clear है? Working के main point में क्या बताओगे? This split ring commutator setup ensures that the arm of the coil moving in a particular direction is always giving its current to a particular brush. एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने वाला आर्म एक पर्टिकुलर ब्रश को अपना करंट इंड्यूस ट्रांसफर कर रहा है, यानी आउटवर्ड मूविंग आर्म इज ऑलवेज कनेक्टेड टू वन पर्टिकुलर ब्रश, इनवर्ड मूविंग आर्म इज कनेक्टेड ऑलवेज टू अ पर्टिकुलर ब्रश। ये हम तब कह रहे हैं जब हमने इसको वर्टिकल अलाइनमेंट दिया। अगर इसका हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट होता, ये ऐसे मूव कर रहा होता, तो हम क्या बोलते, अपवर्ड मूविंग आर्म इज गिविंग करंट टू वन पर्टिकुलर ब्रश, downward moving arm is giving current to one particular brush. Is that clear?
सिंपल सिंपल। तो स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर का फंक्शन कैसे हम लिखेंगे? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ split ring commutator? It ensures that the arm of armature coil moving in a particular direction is always connected to specific brush। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने वाला आर्मेचर कॉइल का आर्म हमेशा एक स्पेसिफिक ब्रश से कनेक्शन में रहेगा, हमेशा एक स्पेसिफिक ब्रश से कनेक्शन में रहेगा। ठीक, ये तो थी अंडरस्टैंडिंग की बात। डीसी जनरेटर में हमने क्या अरेंजमेंट किया, कैसे किया। अब देखो जरा प्रैक्टिकल बात। प्रैक्टिकल बात ये है भैया, प्रैक्टिकल बात ये है कि आर्मेचर कॉइल रेक्टेंगुलर नहीं होता। आर्मेचर कॉइल रेक्टेंगुलर नहीं होता, आर्मेचर कॉइल होता है सिलेंड्रिकल। और सिलेंड्रिकल पे पूरे सरफेस पे बहुत सारे वायर्स, बहुत सारे कॉइल्स लिपटे होते, राइट। अब देखो भैया इस तरफ से ये बाहर आ रहा है कॉइल, बाहर, इधर इनवर्ड, ये वाला। तो हर बार एक एक ग्रुप ऑफ कॉइल्स बाहर आते हुए और ये सारे के सारे कॉइल्स क्या है, स्लाइड ओवर करके अपना करंट दे रहे हैं। बिकॉज ऑफ दैट मोर अमाउंट ऑफ करंट इज जनरेटेड आइदर इन एसी और इन डीसी जनरेटर। दोनों में आज की डेट में प्रैक्टिकली एप्लीकेबल कंसेप्ट ये कहता है कि हम सिलेंड्रिकल कॉइल काम में लेते हैं, ताकि सिलेंड्रिकल कॉइल से एवरी टाइम one or the other group of coils are passing directly from the front of the north pole or from the front of the south pole. Because of that, more amount of current is generated. Clear है ये फंक्शन स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर। एसआरसी क्या है सर? स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर, वो साइड में नीचे लिखा हुआ है, छाप लो जल्दी से, छाप लो। अब प्यारे बच्चों बात ये आई भैया दोनों में फायदा किसका है? ऑल्टरनेटिंग करंट का फायदा है या डायरेक्ट करंट का फायदा? दोनों के अपने अपने फायदे और नुकसान। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाई व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट ओवर डायरेक्ट करंट। एडवांटेजेस क्या है ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट? ठीक है, देखो भाई सीधी सी बात, ये पावर जनरेशन सेंटर, ये पावर जनरेशन सेंटर, ये रहा आपका पावर हाउस। अरे भाई सिटी पावर हाउस, जिस भी शहर में आप रह रहे हैं उस सिटी का पावर हाउस, ठीक है। यहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी है, देयर शुड बी वायर, और ये वायर चलो मैं लेता हूं भैया 200 किलोमीटर लॉन्ग। मीटर्स में कन्वर्ट करो भाई, 2 into 10⁵ मीटर्स। Such a long wire is needed to transmit current. फर्क क्या पड़ा सर? अरे बहुत फर्क पड़ा। ये 200 किलोमीटर लॉन्ग वायर हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था, R equals rho L/A। हाँ सर, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा। तो क्या हो गया? तो ये हो गया भैया, हम लोगों ने पढ़ा था हीट लॉस्ट इज I² RT। R इंक्रीज्ड है, R इंक्रीज्ड है, मतलब ये हुआ भाई पावर जनरेशन सेंटर ने करीब 10,000 किलो जूल्स एनर्जी पर सेकेंड ट्रांसफर की। यहां पहुंच रही है ओनली
8000 किलो जूल्स पर सेकेंड। बाकी लॉस हो गई हीट में, बाकी लॉस हो गई हीट में, बाकी की गई हीट के अंदर। इस वायर में हीट में जनरेट हो गई, वायर का हीट होने के कारण वियर टियर भी ज्यादा होगा, जल्दी रिप्लेस करना पड़ेगा। तो हमने तो यहाँ एफर्ट किया भाई 10,000 किलो जूल, 20% बीच में कम हो गई एनर्जी। नाउ व्हाट, क्या करें सर? रेजिस्टेंस कम कर नहीं सकते, वायर चाहिए इतना लंबा। आइए कम कर दो। कैसे कम करें सर? अरे भाई ऐसे कम करेंगे। हमारा पावर का फॉर्मूला क्या था? V इंटू आई। 10,000 किलो जूल पर सेकंड क्या पावर? इस सेम पावर को मेंटेन करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दो, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दो, करंट कम हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दो, करंट कम हो जाएगा। करंट कम हो जाएगा तो हीट लॉस कम हो जाएगा, करंट कम हो जाएगा तो हीट लॉस कम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मजेदार चीज, पावर जनरेशन में पावर जनरेट हुई 220 वोल्ट 4 एम्पियर, मान लो 4 एम्पियर, चलो ठीक है। तो इसकी पावर कितनी है? इसकी पावर है भैया 220 इंटू 4, 880 वाट। ठीक है, अब एसी की सबसे बड़ा फायदा क्या है कि ये 220 वोल्ट 4 एम्पियर, इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूं इनटू 2200 वोल्ट एंड 0.4 एम्पियर। सेम पावर है 880 वाट। डायरेक्ट करंट को नहीं कर सकते, डायरेक्ट करंट को नहीं कर सकते, डायरेक्ट करंट का पोटेंशियल डिफरेंस ना इंक्रीज कर सकते हैं ना डिक्रीज कर सकते हैं। तो पावर जनरेशन सेंटर ने क्या किया भाई, 2200 वोल्ट 0.4 एम्पियर कर दी इसकी पावर, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर दिया, करंट हो गया कम। अब करंट 10 टाइम्स रिड्यूस हो गया, हीट जनरेटेड 100 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगी, करंट के स्क्वायर से प्रोपोर्शनल है। हाँ सर ये बात समझ में आई। 10 टाइम्स आपने रिड्यूस किया, 1/10 कर दिया तो 1/100 हो गई पावर हीट लॉस। सिंपल। यानी कि हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकली व्हाट इज डूइंग, प्रैक्टिकली व्हाट इज बीइंग डन एट द पावर जनरेशन सेंटर, एट द पावर जनरेशन सेंटर the potential difference of the supplied current is increased very much। ठीक है, उससे क्या होगा, एनर्जी लॉस कम हो जाएगा भैया। ये 200 किलोमीटर 200 किलोमीटर में बहुत कम ले रहा हूं, many cities are more than thousands kilometer, so in that case energy loss will be lesser, जिसको आपकी साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप। पावर हाउस पे जाके अगेन this 2200 volt is stepped down, is decreased to the same 220 volt 4 ampere। तो पहला एडवांटेज एसी का डीसी के ऊपर, डीसी को नहीं कर सकते हम पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज या डिक्रीज। पहला एडवांटेज एसी कैन बी स्टैब्ड अप और डाउन। स्टेप अप और स्टेप डाउन का मतलब क्या है, पीडी कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। ऑफ कोर्स पीडी इंक्रीज और डिक्रीज दोनों में से कुछ भी करेंगे, पीडी इंक्रीज करेंगे तो करंट कम हो जाएगा, पीडी डिक्रीज करेंगे तो करंट इंक्रीज हो जाएगा। पावर रिमेन्स द सेम, पावर उसकी सेम रहेगी, P इक्वल्स टू V आई। V इंक्रीज किया, I रिड्यूस हो गया। सो फायदा क्या हुआ, सो ऑन लॉन्ग ट्रांसमिशन पोटेंशियल ड्रॉप क्या बताया था, पोटेंशियल ड्रॉप क्या बताया था अभी, डिक्रीज इन द एनर्जी ऑफ द electrical energy being transferred, potential drop is less, potential drop is less। simple,
इजी थिंग, पहले बात क्लियर। ठीक है, अब इसका एक फायदा और हाथ के हाथ साइडवेज बता देता हूं सेम पॉइंट में, क्योंकि स्टेप अप और स्टेप डाउन हो सकती है। तो भैया ध्यान करो, रेलवे इंजन क्या लिखा होता है, सावधान। 14,000 वोल्ट, 12,000 वोल्ट, 10,000 वोल्ट, कैसे हुआ वो, करंट रिड्यूस किया दादा, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर दिया। वही पावर हाउस का करंट जब हमें रेलवे ग्रिड के लिए चाहिए था, हमने क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस शूट अप, 14,000 वोल्ट कर दिया, 22,000 वोल्ट कर दिया, करंट हो गया तो रिड्यूस। इट इज नाउ बीइंग यूटिलाइज्ड फॉर द रेलवे इंजन्स। ठीक है, सिंपल। तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन ऑल्टरनेटिंग करंट का बड़ा आसान है भैया। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन में हमें एनर्जी लॉस कम हो रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप कम हो रहा है, बिकॉज ऑफ दैट वी आर एबल टू ट्रांसमिट देम ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। ठीक है, दूसरा सेकंड, अरे भैया इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत महंगा हो गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी कॉस्टली, डैम्स बनाना, ये सब करना, बट इवन देन प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ AC is less. Production cost of AC is less. AC का प्रोडक्शन कॉस्ट DC से बहुत ही कम है। ठीक है, AC का प्रोडक्शन कॉस्ट DC से बहुत कम है। तीसरी बात, मेरा कंप्यूटर और फैन में अंतर देख लो, कंप्यूटर डेलिकेट सा है, झटका लगे, फैन दिन भर चलता रहता है। लॉकडाउन है सर, अभी तो पूरे दिन गर्मी है, लगातार फैन AC दोनों चल रहे हैं। तो भैया AC डिवाइसेस जो है दे आर रफ एंड टफ, AC डिवाइसेस जो हैं रफ एंड टफ, रफ एंड टफ को हम एक वर्ड देते हैं रोबस्ट, while DC devices are delicate. The DC devices are delicate, very very delicate. Normally AC devices बहुत ज्यादा robust होती हैं, but DC devices they are very very delicate. सिंपल है, एडवांटेजेस छाप लो, पहले पॉइंट को दो पॉइंट में स्प्लिट कर सकते हो। यू कैन से डायरेक्टली, अगर आपसे एग्जाम में बाय चांस 4 पॉइंट्स पूछ लिए जाए, एग्जामिनर का दिमाग कभी थोड़ा सा अलग हो जाए और वो कहे भाई 4 पॉइंट दो मुझे, तो आप कह सकते हो एसी कैन बी स्टेप्ड अप और स्टेप डाउन, ये एक एडवांटेज। एंड ऑन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन पोटेंशियल ड्रॉप इज लेस, ये हो गया सेकंड एडवांटेज। क्योंकि ये अलग एडवांटेज है, ये अलग एडवांटेज है। बेसिकली देखा जाए तो ये स्टेप्ड अप स्टेप डाउन प्रॉपर्टी जो है, हम लोग रेलवेज में, बाकी जगह पे, फैक्ट्रीज में, जहां हमें ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए वहां काम में ले सकते हैं। और मोबाइल चार्जिंग के लिए, मोबाइल चार्जिंग के लिए बहुत कम चाहिए, बहुत कम चाहिए। तो सर मोबाइल तो हम एसी में फिक्स करते हैं प्लग। अरे भैया, अरे भैया, उसमें बैटरी एलिमिनेटर है, तो वो बैटरी एलिमिनेटर इसकी पोटेंशियल डिफरेंस को बहुत ज्यादा कम कर रहा है, बहुत ज्यादा कम कर रहा है। ठीक है, वरना तो मोबाइल से वो डायरेक्ट हम क्या करते हैं, प्लग इन करते वायर और मोबाइल में लगाए थे, हाँ चल जाएगा कटावत। ठीक है, तो ये जो स्टेप अप स्टेप डाउन प्रॉपर्टी है, ये हम लोग काम में ले रहे हैं बहुत सारी जगह। तो दिस कैन बी कंसिडर्ड एज अ सेपरेट पॉइंट ऑल्सो। छाप लो जल्दी से, छाप लो जल्दी, छाप लो, पॉज मार के छाप लो। सर आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि एसी के फायदे ही फायदे हैं, डीसी का नुकसान है। तो फिर डीसी की जरूरत क्या है? हाँ भाई, एसी के फायदे थे, नुकसान भी हैं।
एसी के फायदे थे तो नुकसान भी है, कुछ जगह फायदा है कुछ जगह नुकसान है। तो अब हम क्या बात करेंगे, डिसएडवांटेजेस ऑफ एसी ओवर डीसी। ठीक है, पहली चीज सिंपल आसान सी बात, पोटेंशियल डिफरेंस का बेसिक कंसेप्ट बता दूं, एग्जांपल भी दे दूं। जिन लोगों ने बहुत सारी जगह तो इलेक्ट्रिकल वायरिंग अब अंडरग्राउंड हो गई है, बट अभी रिसेंटली हुई है, तो आप में से बहुत सारों ने जो ऊपर ओवरहेड वायरिंग्स ट्रांसमिशन लाइंस की वो देखी होंगी। अब उसमें आपने ये ध्यान दिया होगा, भैया कबूतर बैठा हुआ है एक वायर के ऊपर, जिंदा मरा हुआ नहीं, कबूतर बैठा है पंजे टिके हुए एक वायर के ऊपर, ये वायर जा रहा है इसके ऊपर, कबूतर टिका हुआ है, उसे करंट नहीं लग रहा, उसे करंट नहीं लग रहा। लेकिन कबूतर का पंख जैसे ही दूसरे वायर पे, ये कबूतर का पंख दूसरे वायर पे टच किया, पक, कबूतर जल जाता है। कबूतर कोई भी पक्षी भाई, तो वहां पे बेसिक अंतर क्या था पोटेंशियल डिफरेंस का भैया, ये कबूतर बैठा हुआ है पंजे उसके उसी पोटेंशियल पे जिस पोटेंशियल पे वायर है, इसकी बॉडी से करंट फ्लो नहीं कर रहा। ठीक, पंख टच किया दूसरे वायर पे, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, करंट पूरी बॉडी में फ्लो कर गया। अब एसी की प्रॉपर्टी, एसी जो है बार बार डायरेक्शन बदल रही है भैया, एसी बार बार डायरेक्शन बदल रही है, इसीलिए उससे करंट लगना ज्यादा खतरनाक है। डीसी वायर का एक टर्मिनल पकड़ लो, पैर अगर जमीन पे नहीं है, करंट नहीं आएगा बॉडी में, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं हुआ। एसी के वायर टच कर लो भैया, तुरंत अप गॉन। दैट मींस AC is more dangerous than DC. AC more dangerous than DC. AC ज्यादा डेंजरस हो गई। ठीक है, अब देखो एक दूसरी बात समझो, AC का ग्राफ कैसा बताया था हमने, ये, और हमने क्या बोला, हमारे घरों में AC कितनी आती है, 220 वोल्ट। तो क्या सर ये वाली 220 है, ये वाली 220 है, ये 220 है, इधर 220 है, गलत। इस पूरे का एवरेज 220 है, एवरेज 220 है, और एवरेज 220 मेंटेन करने के लिए ये जो पीक वैल्यू है ये करीब मेंटेन करनी पड़ती है 310 वोल्ट। यानी हमारी जो डिवाइसेस हैं जो एसी के ऊपर ऑपरेट कर रही हैं, उनको इतना कैपेबल होना चाहिए कि पीक वैल्यू 310 वोल्ट सस्टेन कर सके, उसको सहन कर सके। सो फॉर 220 वोल्ट AC have to maintain peak value of 310 वोल्ट। अरे भैया ये जो पीक वैल्यू इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, पीक वैल्यू कितनी, 310 करीब चाहिए, 310 करीब चाहिए, √2 टाइम्स होता है आइडियल, √2 into 220, राइट, राइट, सिंपल। ठीक है, दैट मीन्स ये जो एवरेज पीक वैल्यू, ये जो पीक वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई, 220 से कितनी ज्यादा हो गई, खतरनाक। तीसरा डिसएडवांटेज, प्योर मेटल चाहिए, हाँ सर चाहिए, कैसे ऑब्टेन करेंगे प्योरेस्ट प्योर, इलेक्ट्रोलिसिस, सिल्वर कोटिंग कैसे करेंगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, एसी से पॉसिबल नहीं है, एसी से पॉसिबल नहीं है भैया। तो आपके जो प्रोसेसेस हैं, कौन कौन से प्रोसेसेस, लाइक ऐसे बहुत सारे प्रोसेसेस लाइक इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, नॉट पॉसिबल to be done with AC।
तो इनके लिए हमको एसी काम में नहीं लेनी भैया, हमें काम में लेनी है डीसी, इसीलिए डीसी भी जरूरी है, इसीलिए डीसी भी जरूरी है। अब चौथा पॉइंट समझो, देखो बड़ा सिंपल सा। हमने क्या कहा था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज्यादा होगा, वायर जितना मोटा होगा, रेजिस्टेंस उतना कम होगा। एसी के साथ बात फेल हो जाती है, क्योंकि एसी क्या करती है, ऑल्टरनेटिंग करंट सिर्फ वायर के सरफेस पे फ्लो करता है, अंदर नहीं जाता। ये एसी की प्रॉपर्टी है। इसे हम कहते हैं सरफेस फिनोमेना, इसे हम कहते हैं सरफेस फिनोमेना। इसीलिए एसी करंट को, एसी को ट्रांसफर करने के लिए जितने वायर्स यूज किए जाते हैं, उनके अंदर आप देखेंगे बारीक 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 बहुत सारे वायर्स काम में लिए जाते हैं, बहुत सारे वायर्स का बंच काम में लिया जाता है, ताकि हर वायर के, हर बारीक वायर के सरफेस के ऊपर करंट फ्लो करता रहे। तो बहुत सारे वायर्स हैं तो बहुत सारा करंट उनमें ट्रांसफर हो जाएगा, राइट। डीसी में ये प्रॉपर्टी नहीं है, डायरेक्ट करंट में मोटा वायर एक आपने दे दिया, पूरे वायर में जाएगा। Alternating current will always flow only and only on the surface of the conducting wire, not inside it. ठीक है, अब ये मत कहना सर इनसाइड हम रह देंगे मोटे वायर के, ठीक है, राइट। तो what do we have? AC has property to flow only on surface of conductor. So wires conducting AC are made of group of thin wires which increases their cost. दाम ज्यादा लग जाते हैं, पीए ज्यादा खर्च हो जाते हैं, और ये बड़ी प्रॉब्लम है। आप लोगों ने देखा होगा भैया, आपके जितने भी घरों में वायर्स यूज आ रहे हैं, उन वायर्स के अंदर सिंगल वायर नहीं है, पतले 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 कॉपर के बहुत सारे वायर्स काम में दिए गए। रीजन द सेम, सरफेस फिनोमेना। सरफेस फिनोमेना के कारण एसी करंट एक वायर में नहीं जा सकता भैया, उसे बहुत सारे वायर चाहिए। सिंपल है ये बात, सिंपल है। तो आज हमने क्या क्या समझा, डीसी जनरेटर, एसी का फायदा और एसी का नुकसान। एसी के कारण नुकसान, एसी के कारण फायदा। पॉज करके नोट मारो जल्दी, एंड कीप ऑन स्टडिंग, stay in home during COVID-19, stay healthy, all the very best.